गुड इवनिंग, मैं अखिलेश। आज से बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को प्यार दिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, वो चाहे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की सीरीज रही हो, कोई भी ऐसा लेक्चर था जिसमें आप सभी ने प्यार दिया, चाहे मेंस ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन हो, सब लोगों ने आप सभी ने बहुत प्यार दिया। उम्मीद से ज्यादा प्यार मिलता है और इसी सब चीजों को जैसे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, क्या पॉलिटी की क्लास, यानी भारतीय राजवैसे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, सभी चीजों पे पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे, किसी भी चीज को विस्तार से जानकारी देंगे। और आज की जो बच्चा पहली क्लास का भारत का जो संविधान था, उसमें जो संविधान बनाया गया तो उसके लिए कोई सभा बनी थी, कमेटी बनी थी, यानी संविधान सभा का गठन जानेंगे, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद कार्य कैसे क्या हुआ, उन सबके बारे में मुद्दा जानेंगे, एक एक करके सबको विस्तार से जानेंगे। तो बच्चा पहले संविधान, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा, ये आप में एक पवित्र ग्रंथ है, अपने आप में एक पवित्र ग्रंथ है। और मुझे लगता है इस ग्रंथ को जो पालन करेगा वो भारत के एक सच्चा नागरिक बन पाएगा। ये जो इसमें आर्टिकल है, भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूची है, ये सिर्फ ये नहीं इंडिकेट कर रही है भारत के संविधान में लिखा है। इनका पालन करना, चाहे वो भारत के संविधान में आम नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट हो यानी मौलिक अधिकार हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, चाहे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ भी इस संविधान में वो सब चीजें दी गई हैं एक आम नागरिक को, जो एक आम नागरिक अपने जीवन में उतार के सफल जीवन जी सकता है। संविधान सभा का गठन कैसे, क्या देखो, पहली बार बच्चा क्या होता है, पहली बार 1895 में किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन के बारे में, यानी पहली बार जो संविधान सभा का गठन की बात कही गई, संविधान सभा की गठन की बात, गठन की बात, ठीक है, किसके द्वारा, 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की गठन की बात कही गई। ठीक है, जिससे हम स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। किसे, स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 1938 में बच्चा, कब, 1938 में पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। ठीक है, अच्छा देखो, मोतीलाल नेहरू, पीटी नेहरू में हम जब पढ़ाएं तो डिफरेंस समझ लो। पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब मोती नेहरू लिखेंगे, मोतीलाल नेहरू लिखेंगे तो उनका पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, इसलिए पीटी नेहरू मतलब हमारी भाषा में समझना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम बार संविधान सभा का गठन की बात कही गई, अंतिम बार। ठीक है, और ये पांचवी बार थी जो बात कही गई थी संविधान सभा। ठीक है, यानी कि जो पहली बार संविधान सभा की गठन की बात कही गई 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कही गई थी, उसके बाद 1938 में, और अंतिम बार, पांचवी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की गठन की बात को कहा गया। ठीक है, उसके बाद 1940 में बच्चा क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1940 में बच्चा कब आता है, अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में क्या आया कि पहली बार कहा गया कि जब युद्ध हो रहा था, क्या हो रहा था इस समय, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 1944, याद है सबके बारे में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, भारत ने मना कर दिया था किसका, ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए। सब कुछ पढ़ाया था ना, अगस्त मोशन पढ़ाया था ना हमने मॉडर्न हिस्ट्री में, सब कुछ बताया था, पूरी कहानी बताई थी, क्यों मना किया था, सब कुछ बताया था ना। उसी में क्या बताया गया, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था, युद्ध की समाप्ति के बाद बच्चा, कब, जो युद्ध समाप्त हो रहा है, युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद बच्चा जो क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
युद्ध की समाप्ति के बाद बच्चा क्या बताया गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन देखो ये क्यों नहीं माना गया था, रीजन था अगस्त प्रस्ताव क्यों नहीं माना गया, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ब्रिटेन युद्ध जीतेगा, अगर भारत सपोर्ट कर दे ब्रिटेन का, देखो मैं 2 मिनट में हिंट देता हूं, भारत अगर 1940 में ये बात मान ले और ब्रिटेन का सपोर्ट कर दे और ब्रिटेन जीत गया, तो क्या वो अपनी बात पे निर्भर रह पाएगा कि क्या वो संविधान सभा का गठन करेगा? ऐसा नहीं था। इसलिए गांधी जी ने इसका सपोर्ट नहीं किया, यानी भारत ने इस बात को नहीं माना और अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, यानी अगस्त प्रस्ताव को हटा दिया। यानी पहली बार जो अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की बात कही गई, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की बात बताई गई 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। क्या था? क्योंकि भारत सपोर्ट नहीं कर रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, और भारत के द्वारा 1895, दोनों में डिफरेंस समझ में आए। यानी अंग्रेजों के द्वारा क्या बताया गया 1940 में, 1895 भारत के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बच्चा, 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन। क्या आता है बच्चा? कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में भारत में आता है कैबिनेट मिशन और उसको भी बच्चा हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा दिया है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक, 1946 में आता है बच्चा, 1946 में क्या आता है बच्चा? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहले इसमें जान लो इनके 3 सदस्य थे, 1, 2 और 3। एक थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और तीसरे थे बच्चा, कौन थे तीसरे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो बच्चा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे कौन थे? पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसने जो अपने महत्वपूर्ण बातें बताई कि भारत में संविधान सभा का गठन कर लिया जाए, क्योंकि उनका बात है बच्चा ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन कब है? 1946 में। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन की यह हालत नहीं रहती कि अब वो भारत पर अपना प्रतिनिधित्व या अपनी सरकार चला पाए। और वैसे भी ब्रिटेन में धीरे धीरे क्या हो जाता है? सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यानी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो जाती है और जैसे सत्ता परिवर्तन होती है वहां के प्रधानमंत्री पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत कैबिनेट मिशन भेजते हैं और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बात को बताया गया। ठीक है, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना है। कैबिनेट मिशन में बताया गया, एक तो पहली बात, इसको हम ऐसे समझ लें, पहली बात बताई गई संविधान सभा का गठन कर लिया जाए, यानी भारत के द्वारा संविधान सभा का गठन कर लिया जाए। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे अब हम भारत को आजाद कर देंगे। क्या कर देंगे? भारत को आजाद कर देंगे। कब तक? 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। किसने? कैबिनेट मिशन के तहत बताया गया। ठीक है, 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन उसके पहले भारत अपने यहाँ का संविधान बना ले और जब तक संविधान नहीं बन जा रहा है तब तक के लिए क्या? अंतरिम सरकार बना ले। लेकिन वो हर हाल में 1948 को भारत को आजाद कर देंगे। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बच्चा 2 बातें आई। पहली बात क्या है? संविधान सभा का गठन कर ले और दूसरी बात क्या कर ले? अंतरिम सरकार बना ले। अंतरिम सरकार। अच्छा देखो, ये अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार इसलिए बात कही गई बच्चा, अंतरिम सरकार जब तक संविधान सभा नहीं बन जाती, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है, उसके समय तक कुछ ना कुछ पालन, उसके समय तक कौन शासन करेगा, कैसे निर्वहन होगा देश का, इसलिए अंतरिम सरकार बना ली जाए। ठीक है, तो अंतरिम सरकार बना ली जाए। और इसमें बच्चा कितने सदस्य? 14 सदस्य। ठीक, कितने बच्चा सदस्य? 14 सदस्य अंतरिम सरकार में। ठीक है, सीधी सी बात है, ये जो अंतरिम सरकार थी बच्चा, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य क्या था? जब तक भारत में संविधान सभा
बनकर संविधान ना बन जाए, जब तक भारत आजाद ना हो जाए, तब तक इसी के द्वारा भारत में सरकार चलाई जाएगी। जब तक भारत आजाद हो जाएगा, 1948 तक इन्होंने कहा था हर हाल में हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन भारत में जैसे ही आजादी हो जाएगी, उससे क्या हो जाए, ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व खत्म है। लेकिन देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, तो अंतरिम सरकार जो होगी वही देश को चलाएगी। इतनी बात समझ में आई, वही देश को चलाएगी। अब क्या होता है, हम अंतरिम सरकार को हटा देते हैं, अंतरिम सरकार को हटा देते हैं। अब इसकी बात खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी संविधान सभा की बात। जब क्या हुआ बच्चा, संविधान सभा की बात आई, यानी अब हमें क्या करना है, भारत को संविधान की सभा का गठन करना है। इतनी बात समझ में आई, यानी संविधान सभा का गठन करना है। क्या करना है, अब हमें संविधान सभा का गठन करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं बच्चा, अपने यहाँ जो संविधान सभा का गठन किया गया, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। तो देखो बच्चा, उस समय भारत में जब 1946 के दौरान जब संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस समय भारत में लगभग कितनी 40 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी, 40 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, कितनी थी बच्चा, 40 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, और क्या बताया गया, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। एक सदस्य, कितने, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। ठीक है, जो सदस्य होगा कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, यह भी जान लो। तो बच्चा कैसा बताया गया, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अभी पता नहीं ये अप्रत्यक्ष क्या होता है। देखो पहले अप्रत्यक्ष के बारे में जान लो, फिर बताते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जानो, प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करे। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब वो होता है जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वोट करे। सीधी सी भाषा में देखें तो जो हम विधायक को वोट करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होने वाला है, तुम विधायक को वोट करोगे, वो क्या हुआ तुम्हारा, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो विधायक वोट करेगा एमएलसी के लिए, वो कौन हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, चाहे वो राज्यसभा जाए या एमएलसी के लिए जाए। ठीक है, इन जो भी वोटिंग होगी वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। नहीं, यानी तुम्हारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व वोट कर रहा है, प्रतिनिधि वोट कर रहा है, वो क्या होगा, तुम्हारा अप्रत्यक्ष होगा ना। ठीक है, तो यानी जो संविधान सभा का प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष। यानी तुम्हारे द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होगा वह वोट करेगा इस संविधान सभा के सदस्य के लिए कि अपन किस क्षेत्र से किसको भेजना है। ठीक है, समझ में आया, यानी इसमें जनता के द्वारा नहीं पूछा गया कि भैया तुम्हारे यहां से कौन जाएगा। तो पहली बात समझ में, यहां जनता को कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब बच्चा बात करते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो 389 सदस्य थे। कितने थे बच्चा, 389। कितने थे बच्चा, संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे। कुल सदस्य, ठीक है, कुल सदस्य, जिसमें थे बच्चा, जिसमें से 292 सदस्य कैसे थे, ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश भारत। ठीक है, और 4 सदस्य बच्चा कैसे थे, चीफ कमिश्नर थे। जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे बच्चा, चीफ कमिश्नर प्रांत वो थे। अच्छा, ये चीफ कमिश्नर प्रांत क्या है, पहले ये जानो चीफ कमिश्नर प्रांत क्या है। देखो आज के समय पे वर्तमान में जैसे यूनियन टेरिटरीज है, जो केंद्र शासित प्रांत है, वैसे ही उस समय भारत की आजादी के पहले 1946 के दौरान कौन थे, चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। जो कौन थे, 4 थे। वो 4 कौन से थे, तो पहले लिख लो दिल्ली, दूसरा लिख लो बच्चा अजमेर, मारवाड़। अच्छा, अजमेर और मारवाड़ एक ही नाम है, ये बच्चा दोनों एक ही नाम है। और ये पहला हो गया तुम्हारा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा लिख लो बच्चा कुर्ग। क्या लिख लो, कुर्ग। कुर्ग का मतलब वर्तमान समय में आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है,
और बच्चा चौथा लिख लो ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसको वर्तमान समय में पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ये चौथा क्या था, ब्रिटिश बलूचिस्तान। और बच्चा जितने बचे सदस्य थे वो कौन से, देसी रियासत थे। तो देसी रियासत बच्चा कितनी थी, 93 थी। 93 कितनी थी देसी रियासत। ठीक है, देसी रियासतें अभी बता रहे, देसी रियासतें क्या हैं। देखो देसी रियासतें वो थी, देखो जहां पर भारत का अधिकार ब्रिटिश द्वारा चलाया जा रहा था, यानी जहां पर भारत की जनसंख्या का अधिकार ब्रिटिश के द्वारा चलाया था, वो क्या कहला रहे थे, ब्रिटिश प्रांत कहला रहे थे। क्या कहला रहे थे, ब्रिटिश भारत कहला रहे थे। ठीक है, और जो चार बच्चा जो चीफ कमिश्नरी स्टेट थे वो तो बता दिया, दिल्ली एक था, दूसरा अजमेर मारवाड़ था, तीसरा था कुर्ग जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, और ब्रिटिश बलूचिस्तान का मतलब वर्तमान समय का पाकिस्तान। ये चार क्या थे बच्चा, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जिनको आज की तुलना में कहें यूनियन टेरिटरीज, जैसे केंद्र शासित राज्य आज के समय में। ठीक है, और बच्चा बच्चे 93 जो थे देसी रियासतें थे। देसी रियासतें वो थी जहां पर वो स्वतंत्र राजा थे, वो स्वतंत्र राजा थे ना, वहां पर ब्रिटिश का था, किसी का अधिकार नहीं था, वो बच्चा स्वतंत्र थे, वो अपने राज्य शासन थे, राजा शासन समझ रहे हो ना, राज्यवाद। जैसे क्या था कश्मीर वाला समझो, सब कश्मीर में क्या था, स्वतंत्र था, देसी रियासतें थी कि नहीं थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था, वो सारी कहानी बताएंगे आजादी बाद, ठीक, जब पढ़ाएंगे आजादीवाद का भारत तब बताएंगे। ठीक है, अभी जानो जैसे कश्मीर एग्जाम्पल सुने होगे ना तुम, कि राजा हरि सिंह ने दे दिया था, फिर तभी तो मुद्दा उठा ना पाकिस्तान और कश्मीर वाला। ठीक है, सब बताएंगे, वैसे एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, तो ये क्या थी, 93 देसी रियासत थी। अब जरा जोड़ लो, ये 389 हो गई कि नहीं होगी, 2 4 6 6 3 9। ठीक है, 9 9 18, एक का हासिल आवा और 2 1 3, 389 के कुल सदस्य हो गए 389। यानी बच्चा सीधी सी बात पता चली, जो संविधान सभा था उसमें कुल सदस्य कितने थे बच्चा, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जिसमें दिल्ली अजमेर मारवाड़ और कुर्ग जिसको वर्तमान समय कर्नाटक कहते हैं, और उसके बाद बच्चा क्या था, ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वर्तमान समय पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, और 93 बच्चा क्या थी, देसी रियासतें थी, देसी रियासतें। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब हम देखते हैं संविधान सभा की बात करते हैं। ठीक है, यानी जो संविधान बन के तैयार हुआ बच्चा, अभी तो बन के तैयार ही नहीं हुआ, संविधान सभा की ओर अब हम चलते, कहां चलते हैं, संविधान सभा की ओर चलते हैं। चलो पहली मीटिंग में पहुंचते हैं संविधान सभा की, और देखते हैं कितने सदस्य हैं, सबकी हम प्रेजेंटी लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, संविधान सभा में सबको पता चल गया 389 सदस्य, 389 सदस्य। लेकिन बच्चा जो 9 दिसंबर, कब संविधान सभा की पहली बैठक होती 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक। ठीक है, लेकिन बच्चा इसमें सदस्य आते हैं कितने, 207 कुल सदस्य आते हैं। यानी कि कुछ समझ में आया, ये जो ऐसे समझो 389 कुल सदस्य थे, आते हैं 207, तो भैया पहली कहां गए, बाकी कहां गए 389 सदस्य। देखो इस समय क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जितने मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो नहीं आए, वो नहीं आए। जो संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो नहीं आए, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए। ठीक है, वो नहीं आए, और साथ ही साथ देसी रियासत भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, वो देसी रियासतें इसलिए नहीं आई क्योंकि सबको पता था कि भारत आजाद हो जाएगा तो हम किस ओर जाएंगे, या स्वतंत्र रहेंगे, या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, या भारत के साथ जाएंगे, कहां जाएंगे उनको खुद नहीं पता था, इसलिए वो भी पहली संविधान सभा में नहीं आई। ठीक है, पहले संविधान सभा में, तो यानी कि किस रीजन से नहीं आए, तो पहली बात तो मुस्लिम लीग ने पहली संविधान सभा का विरोध किया, यानी पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने विरोध किया। ठीक है, विरोध किया पहली बैठक का। और दूसरी बात कौन, देसी रियासतें भी नहीं, यानी जो देसी रियासतें थी बच्चा, देसी रियासतें थी
वो भी नहीं आई, यानी देशी रियासतें भी नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए पहली संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य आए? 207 आए, जिसमें से बच्चा 9 महिलाएं आई। ठीक है, 9 महिलाएं थी। ये पहली बैठक में। अगर तुमसे ये पूछ ले कि संविधान सभा में जो कुल कितनी महिलाएं थी बच्चा, तो कुल महिलाएं तो 15 थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, कुल महिलाएं 15 थी, लेकिन बच्चा आई कितनी? आई बच्चा 9, यानी आई कितनी? 9। तो एक क्वेश्चन तुमसे पूछे, संविधान सभा में कुल महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व था? 15 थी। ठीक है, लेकिन पहली सभा में कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं। तो बच्चा संविधान सभा में पहली कितनी महिलाएं? 9 महिलाएं। तो सीधी सी बात समझ में आई। और उसके बाद पहली ही सभा में जो अध्यक्ष, देखो कोई भी सभा होगी तो उसका कोई चेयर पर्सन होगा, तो इसलिए उस समय बच्चा पूरी संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग इंसान थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी रूप से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बच्चा? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सिन्हा को। समझ में आया? यानी जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे बच्चा, इनको क्या चुन लिया गया? संविधान सभा का पहली जो बैठक हुई थी उसका अस्थायी अध्यक्ष, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। समझ में आया? ठीक है, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। यानी कुछ समझ में आया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष, सदस्य नहीं, अध्यक्ष किसे चुना गया बच्चा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कारण क्या है? इस समय इस पूरी सभा में सबसे बुजुर्ग थे, और तुम्हारे घर का मुखिया ही जो होता है वो क्या तो सबसे बुजुर्ग हो, तो वही चीज है यहाँ पे लगाया। ठीक, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। किसका? संविधान सभा का। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य? 207 सदस्य आए, जिसमें से 9 महिलाएं थी। कितनी? 9 महिलाएं थी। समझ में आए? यानी जिसमें से 9 महिलाएं थी। यह पहली बैठक होती है बच्चा। जब पहली बैठक होती तो इसमें कौन कौन नहीं है? मुस्लिम लीग ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का विरोध किया, और साथ ही साथ देशी रियासतें भी इसमें शामिल नहीं हुई। इसलिए बच्चा मात्र पहली बैठक में कितने सदस्य? 200 सदस्य है, 207 सदस्य है। ये बात क्लियर हुई। चलो अब हम देखते हैं जो पहली बैठक का होती है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक बच्चा जो 11 दिसंबर 1946 को होती है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। चलो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम यानी कि दूसरी बैठक के बारे में जानते हैं। तो 11 दिसंबर का बच्चा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती। कब होती बच्चा? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती। ठीक, संविधान सभा की। और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष। और बच्चा, और इसी में किसको? HC मुखर्जी को इनको उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष। ठीक, यानी कि बच्चा जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें क्या होता है? संविधान सभा का स्थायी रूप से, ये कैसे होते हैं बच्चा? ये स्थायी रूप से होते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाता है बच्चा? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुन लिया जाता है।
यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है दूसरी बैठक में, ठीक है। और यहीं पर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना जाता है? एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चा, इसके बाद बच्चा बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? 11 दिसंबर 1946 के बारे में, ठीक है, की बैठक, तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? तीसरी बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है बच्चा कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा बच्चा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चा क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल किया जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पीटी नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पीटी नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है, ठीक है। हाँ देखो, पीटी नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया जाता है बच्चे? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है, लेकिन ये पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता, यानी पारित नहीं होता ये बच्चा, उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसका रीजन है कि अभी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई है, यानी संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। और भारत के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके साथ ही साथ डॉक्टर कौन बच्चा? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि हमें इसका इंतजार करना चाहिए कि मुस्लिम लीग शामिल होगी या नहीं शामिल होगी। भारत की संविधान सभा की जो सभा हुई थी उसमें गठन में मुस्लिम लीग शामिल होगी या नहीं शामिल होगी, इसलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं किया गया। पहले यह बात समझ में आई, यानी पारित नहीं किया गया बच्चा। दूसरी बात ये समझो कि उद्देश्य है क्या, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो आज के समय में जो हमारी प्रस्तावना है, जो उसमें शब्द हैं, उसी का सेम डिट्टो ये क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है। उस उद्देश्य प्रस्ताव था, ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। और बच्चा 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है कब बच्चा? 22 जनवरी 1947 को क्या होता है बच्चा? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। यानी कि 1946 में क्यों नहीं पारित होता है 13 दिसंबर 1946 को? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। और पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। कब होता है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब बात करते हैं एक व्यक्ति के बहुत ज्यादा चर्चा में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ साथ और बहुत ज्यादा चर्चा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। कौन? बी.आर. अंबेडकर। थोड़ा हमें बी.आर. अंबेडकर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जो संविधान सभा की सबसे बड़ी कमेटी थी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम पांडुलेखन समिति कहते हैं, उसमें के अध्यक्ष थे और इनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो बच्चा, जब संविधान सभा का प्रस्ताव पारित हो गया, यानी संविधान सभा का प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया, तो अब क्या किया जाए कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान बनाने के लिए गए थे। भाई एक संविधान की जो सभा बनी थी, किस लिए बनी थी? संविधान सभा के लिए। तो बच्चा इसमें एक सदस्य नहीं थे, वो बी.एन. राव थे, वो सदस्य नहीं थे। अभी देखो बी.एन. राव जी की, देखो बी.एन. राव, ये बी.एन. राव ये कौन थे? देखो इन्होंने क्या किया, ये संविधान सभा के थे जो संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
सदस्य नहीं, सदस्य नहीं थे। देखो ये बी.एन. राव के बारे में 2 मिनट जानो। पहले जो बी.एन. राव थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरू से कह रहे थे, 1940 से कह रहे थे भारत का संविधान होना चाहिए, बी.एन. राव। और इन्होंने दूरदर्शी चीजें देखी थी, और इन्होंने ही भारत के क्या किया, जो संविधान सभा है उसका प्रारूप तैयार किया था। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका प्रारूप कौन तैयार किया था, संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किया था। यानी जो बी.एन. राव थे बच्चा, ये संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। यानी संविधान क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, इस सब का प्रारूप बच्चा ड्राफ्टिंग किसने की थी, ड्राफ्टिंग बच्चा किसने की थी, बी.एन. राव। और बच्चा पहली बात तो ये निःशुल्क पूरी सेवा दे रहे थे बच्चा। कैसी सेवा दे रहे थे, निःशुल्क सेवा दे रहे थे, निःशुल्क सेवा दे रहे थे। यानी जो बी.एन. राव थे एक आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे बी.एन. राव जी। और ये कहते संवैधानिक सलाहकार थे पूरी, और ये सदस्य नहीं थे। पहली बात तो ये जान लो, जो बी.एन. राव जी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन हाँ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है, तो बी.एन. राव जी को। ठीक है, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और ये अपनी पूरी सेवा निःशुल्क निस्वार्थ भाव से किया पूरी संविधान सभा के लिए। ठीक है, और इन्होंने इस जो प्रारूप समिति बनी है, बता रहे हैं क्यों बनी, संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया, और इसी की निगरानी, इसी की जांच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, निगरानी के लिए नहीं, प्रारूप समिति। और ये जो प्रारूप समिति बनाई गई, किस लिए बनाई गई, जो बी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया, इसी की जांच करने के लिए क्या बनाएगी, प्रारूप समिति बनाएगी, जिसे हम पांडुलेखन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं। और लिख लो, क्योंकि पांडुलेखन समिति जो है बच्चा है, एग्जामिनर तुमसे पूछा जाएगा पांडुलेखन समिति किससे संबंधित है, तुम कहोगे हमने दुनिया की सारी समिति पढ़ी ली, लेकिन पांडुलेखन नहीं पढ़ी, बहुत कम किताबों में मिलता है। ठीक है, तो पांडुलेखन, चाहे इसको पांडुलेखन का हो, चाहे प्रारूप समिति का, और चाहे बच्चा इंग्लिश में कह लो ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ये चाहे इंग्लिश में तुम बच्चा इसका ड्राफ्टिंग कमेटी कह लो। ठीक है, हाँ समझ में। यानी जो प्रारूप समिति थी या पांडुलेखन समिति थी, ये किस लिए बनाई गई, तो जो बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा की जो प्रारूप तैयार किया गया था, जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, तो उसकी जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे बच्चा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अध्यक्ष। और बच्चा इसमें कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य कितने थे, 7, 6+1 लिख लो, ऐसे लिख लो, कुल सदस्य 6+1, क्योंकि एक अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, प्रारूप समिति जब डिस्कशन करेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां के बारे में, तब डिस्कशन करेंगे। अभी बस इतना जानो कि एक अध्यक्ष थे, कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर, 6 अन्य सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी पांडुलेखन समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 थे, 6+1। ठीक है, लेकिन बच्चा जो बी.आर. अम्बेडकर थे, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो बी.आर. अम्बेडकर क्या होता है, जो संविधान सभा का गठन होता है, जो बताया था ना शुरू में कि अप्रत्यक्ष रूप से आ रहे हैं, तो ये क्या होता है बच्चा, बॉम्बे की सीट से इलेक्शन लड़ते हैं, और वहां से इलेक्शन लड़ते हैं तो ये हार जाते हैं। जो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ये क्या होते हैं, बॉम्बे की सीट से इलेक्शन लड़ते हैं और वहां से हार जाते हैं। फिर ये उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से कहां से इलेक्शन लड़ते हैं, कलकत्ता से, बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं। कहां से लड़ते हैं, बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं, और बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं और वहां से जीत के आते हैं। ठीक है, वहां से जीत के आते हैं, वहां से जब जीतते हैं तो कुछ समय तक कार्य करते हैं। लेकिन आप सभी को पता है, लेकिन बच्चा 1 मिनट, हलकंप हो गया धरती पे। ठीक है, जब वहां से इलेक्शन जीत के आते हैं तो कार्य करते हैं, लेकिन आप सभी को बच्चा पता है 15 अगस्त 1947 को
क्या होता, भारत आजाद हो जाता, अपना देश आजादी की वो स्वर्णिम सुबह को देखता है जिसके लिए आंखों सदियों से तरस रही थी, वो सुबह देखता है और पाकिस्तान चला जाता है। कहां चला जाता है बच्चा? अपने देश। और भारत को दो हिस्सों में, देखो पाकिस्तान जो होता है दो हिस्सों में टूट जाता है और भारत के देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो रात दर्दनाक थी, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे अभी। ठीक है, एक बच्चा बनता है पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और एक बनता है बच्चा पश्चिम पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिम पाकिस्तान जो आज चुरवा पाकिस्तान अपने पड़ोसी बगल में। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई। तो जब पाकिस्तान चला जाता है बच्चा, तो कुल सदस्य कितने बच्चे? 299। यानी कि कितने सदस्य थे? 389 थे। लेकिन जब बच्चा मुस्लिम लीग के 73 सदस्य होते हैं, मुस्लिम लीग के कितने होते हैं? 73 सदस्य होते हैं, वो चले जाते हैं। साथ ही साथ कुछ देसी रियासतें भी चली जाती हैं। तो बच्चा ये कितने सदस्य बनते हैं? 299। कितने? 299 सदस्य बचते हैं। ठीक है, 299 सदस्य बचते हैं। ठीक है, जब मुस्लिम लीग अलग हो जाती है यानी मुस्लिम लीग चली जाती है, तो 389 में 299 सदस्य बचते हैं बच्चा। तो जब 299 सदस्य बचते हैं, ठीक है, कितने बचते हैं? 299 सदस्य बचते हैं। तो बच्चा इसमें 70 तो मनोनीत होते हैं। कितने होते हैं? मनोनीत। 70 जो होते हैं बच्चा देसी रियासतें होती, जो देसी रियासतें होती यानी जो भारत की देसी रियासतें होती हैं। ठीक है, देसी रियासतें होती। ठीक है, ये वाला भी ब्रेक करके रखो थोड़ी देर, ये वाला ब्रेक करके रखो, ये वाले में देखो। ठीक है, 270 जो होते हैं बच्चा मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत होते हैं। इतनी बात समझ में, यानी जो मनोनीत होते हैं। लेकिन अंबेडकर जी तो मुस्लिम लीग की सहायता से आए थे। कहां से आए थे? पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, यानी पश्चिम बंगाल से आए थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जैसे आजाद हुआ पाकिस्तान, तो वैसे ये कहां चला गया बच्चा? पाकिस्तान में चला गया। यानी जो अंबेडकर जी की सीट थी, जो बंगाल था, जो बंगाल के जिस हिस्से से चुन के आए थे, वो कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चला गया। बच्चा कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चला गया। जब पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो अंबेडकर जी को फिर से अब क्या हुआ? स्थायी सदस्य नहीं रहे, यानी वो संविधान सभा के सदस्य नहीं है। तो अब क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको? बंबई के बीजी खरे, वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनको कहा कि भैया तुम किसी भी तरीके से इनको संविधान सभा में भेजो, वरना नहीं संविधान सभा बन पाएगी, यानी संविधान का गठन नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने वर्तमान समय के कहा? बॉम्बे बच्चा, उस समय जो प्रत्येक राज्य होता था, वहां का जो मुखिया, आज जिसे सीएम कहते हैं, वो उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था। यानी राज्य का मुखिया उस आजादी के पहले क्या कहलाता था बच्चा? प्रधानमंत्री कहलाता था। और जब इनको क्या कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खरे से, यानी वहां के बंबई के प्रधानमंत्री से कहा कि भैया कोई सीट से इनको चुनकर भेजो। तो उन्होंने तुरंत भैया एक सीट खाली करवाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंबई से फिर से चुनकर भेजा। और उस समय के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से क्या हुए? संविधान सभा के अस्थाई से स्थायी अध्यक्ष हो गए। ठीक है, समझ में है? स्थायी अध्यक्ष हो गए। तो देखो एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब बंबई से फिर से चुनकर आए, तो बच्चा वो क्या हो गए? फिर से जब चुनकर आए तो स्थायी सदस्य हो गए। समझ आए? बी आर अम्बेडकर पहली बार बंबई से हारे, दूसरी बार जीते कहां से? बंगाल से। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि वो बंगाल का जो हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, यानी पाकिस्तान चला गया, और फिर ये इनकी सीट खाली हो गई। अब इनको क्या करना था? इनको फिर से चुनकर आना था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको कहा था? बीजी खरी को, जो वर्तमान समय कहाँ के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के थे बच्चा? बंबई के प्रधानमंत्री थे। और उनके द्वारा कहने के बाद क्या हुआ? बंबई से फिर के चुन कर आते हैं। कौन? बी आर अम्बेडकर बंबई से फिर के चुन के आते, तब ये क्या होते? संविधान सभा के फिर से स्थायी अध्यक्ष हो जाते। हो गए संविधान सभा के स्थायी। यानी जो अगर एक एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये किस क्षेत्र से संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तो बच्चा अगर तुमसे कलकत्ता दे दे, बंबई दे दे, ठीक है,
तो कहाँ के लगा के आओगे, कलकत्ता लगा के आओगे, यानी एग्जामिनर तुमसे कलकत्ता पूछ रहा है। और अगर दोनों दे दे तब भी कलकत्ता लगाओगे, लेकिन अगर कलकत्ता ना दे तो भी बंबई लगाओगे, क्योंकि ये फाइनली बंबई से चुनकर आए थे। कहां से चुनकर आए थे, बंबई थे। सीधी बात समझ में आई। और देखो बच्चा, ऐसे समझ लो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर जो बीजी खरे ने सीट खाली करवाई थी, तो वहां से जो सदस्य चुनकर आए कौन है, BR अम्बेडकर, यानी बंबई से कौन आया, BR अम्बेडकर। लेकिन अगर एग्जामिनर कलकत्ता भी दे दे, यानी बंगाल दे दो, तब बंगाल लगा के आना, ठीक है, बंगाल लगा के आना। समझ में आई। चलो अब बच्चा इतनी बात, यानी जो BR अम्बेडकर थे, जो अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के बच्चा, तो कहां से चुनकर आए थे, बंबई से चुनकर आए थे। और ये बात समझ में आई ना, 389 वाली, 299 सदस्य बचे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चले गए, कुछ देसी रियासत के चले गए, ठीक है, लेकिन 70 मनोनीत सदस्य थे, ठीक है, 70 मनोनीत सदस्य थे, ठीक है, और 70 में 200 मनोनीत सदस्य देखोगे तो 229 सदस्य जो बच्चे हैं बच्चा कांग्रेस के बचते हैं, कांग्रेस के बचते हैं, ठीक है, 229 सदस्य कांग्रेस के बच्चे। इतनी बात समझ में आई। चलो अगर इतनी बात समझ में आई, कितने कांग्रेस के 229 सदस्य बच्चे हैं ना, जब मुस्लिम लीग चली जाती है, ठीक है, समझ में आया। बंटवारे की बात करें, अगर इतनी बात समझ में आई, तो अब हमें देखने हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं जिनको अच्छा एक चीज और जान लो, इनको हम जनक कहते हैं संविधान सभा, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जनक कहो, या BN राव ने इनको क्या कहा, जननी भी कहा, यानी BN राव ने इनको जननी कहा, जननी यानी माँ का दर्जा दे दिया BN राव जी ने। BN राव जी ने BR अम्बेडकर को जननी का दर्जा दिया, यानी माता का दर्जा दे दिया, यानी संविधान सभा की माता किसे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता। किसने कहा था, BN राव ने कहा था। इतनी बात समझ में आई। तो अब बच्चा हम देखते हैं संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, उन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। चलो देखो, संविधान सभा, अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो संविधान सभा हुई बच्चा, इसके कुल कितनी बैठकें हुई, तो बच्चा इसकी कुल बैठक हुई है 11 + 1। अब कहो ये 11 + 1 क्या है, तो देखो ऐसे देखो, हम बता रहे हैं, देखो संविधान सभा की कुल बैठक कितनी है बच्चा, 11 + 1। देखो 11 + 1 क्या बच्चा, ये जो हुई 11 प्लस, ये तो 11 बैठक तो हुई, लेकिन जो ये 1 वाली है ये क्या हुई बच्चा, 24 जनवरी 1900 कब हुई, 24 जनवरी 1900, अरे देखो 1950 को, 24 जनवरी 1950 हुई। लेकिन देखो संविधान तुम्हारा बनकर कब तैयार हो जा रहा है बच्चा, तुम्हारा संविधान जो बनकर तैयार हो रहा है कब हो रहा है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जा रहा है। ये जो 11 हुई, इसी में संविधान बनकर तैयार हुआ और आंशिक रूप से पारित हो गया, आंशिक रूप से। बच्चा आंशिक रूप से पारित क्या हुआ, आर्टिकल 394 हमने पढ़ाया, आर्टिकल अनुच्छेद जो 394 है उसमें बताया गया कि इसमें जैसे उसमें क्या था, सबसे ज्यादा नागरिकता थे, राष्ट्रपति से थे, ठीक है, और ऐसे कई सारे कुछ आर्टिकल थे जो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाते, ठीक है, यानी लागू हो जाते, आंशिक रूप से लागू, ये आंशिक रूप से पारित ना कहो, आंशिक रूप से लागू, आंशिक रूप से लागू हुआ, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 394 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो क्या हुए बच्चा, संविधान सभा के जो 26 नवंबर 1949 को था उसी दिन से लागू हो गए। वो नागरिकता से लेकर थे, राष्ट्रपति से लेकर थे, जितने भी अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाते हैं। और अब तक कुल कितनी 11 बैठक ही हुई हैं,
ठीक है, 11 बैठक हुई, ठीक है। कितनी हुई बच्चा? 11 बैठक हुई, ठीक है। अब देखो ये जो एक अलग सी बैठक हुई जो हम 12 बता रहे हैं, जो 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। कब हुई बच्चा? 24 जनवरी 1950 हुई। और इसी दिन क्या होता है, भारत के जो क्या होते हैं, राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। चुन लिया जाता है। और कौन बनते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? प्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। कैसे बनते हैं? प्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। अब कह दो प्रत्यक्ष रूप से कैसे बनते हैं, तो देखो उस संविधान सभा के द्वारा कहा गया था, जो सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना या इलेक्शन में खड़ा होना, वो अपना फॉर्म भर के देते। तो किसी ने नहीं दिया था सिवाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, और ये इसलिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। तो लेकिन ये चुने तो इलेक्शन के द्वारा गए थे ना, यानी संविधान सभा के द्वारा, इसलिए निर्वाचित, यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। समझ में आए? भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और बच्चा यही थी 12वीं जो संविधान की सभा थी, यानी संविधान सभा में कुल कितनी सभाएं हुई? 11 + 1, 11। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को 12वीं होती है। अब कह दो ये 26 जब नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, तो तभी क्यों नहीं लागू हो जाता है? तो बच्चा चलो इतिहास में 1930 का अधिवेशन याद करो, और इसी में अधिवेशन में कहा गया था कांग्रेस के द्वारा कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे प्रत्येक 26 जनवरी, यानी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। कब से? 1930 से लागू हो गया, ठीक है। लेकिन हमें आजादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई। तो इसलिए संविधान के जो निर्माता थे, जो लगभग 300 सदस्य लगातार कार्य किया, उन लोगों ने मिलकर क्या किया कि उस 26 जनवरी का महत्व कम ना हो जाए, इसलिए हम 2 महीने का इंतजार करते हैं, ठीक है, और हम 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपना लागू कर देंगे, ठीक है, उस 26 जनवरी। और इसीलिए भारत का जो पूर्णतया संविधान लागू हुआ, कब हुआ बच्चा? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हो गया। कब हुआ बच्चा? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतया लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को बच्चा क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से क्या राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो इस समय संविधान में कितने लोगों ने यानी संविधान को हस्ताक्षर किए? उस समय यानी संविधान को लागू करने के लिए कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो बच्चा कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। यानी संविधान को लागू करने के लिए भारत में कुल कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्य ने, 284 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन के सदस्य ने हस्ताक्षर किया। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? ताकि बहुत से लोगों ने नहीं माना कि हमारा संविधान है, इसलिए हस्ताक्षर, लेकिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? कितने लोगों ने बच्चा हस्ताक्षर किया? किसने किया बच्चा? कितने लोगों ने किया? 284 लोगों ने। अब इतनी बात समझ में आई, तो अब एक चीज और जान लो। अब जब ये संविधान बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो चाहते थे कि ये जो संविधान बनकर तैयार होगा, कोई ऐसा व्यक्ति लिखे जिसकी हैंडराइटिंग के साथ साथ कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी हो। तो जब उन्होंने किसके पास गए? किसके पास गए? रायजादा के पास। सबका नाम जानो, सबका नाम जानो, ठीक है। तो चलो बच्चा देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किससे कहा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से। क्या किससे कहा बच्चा? प्रेम, इनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी
नारायण राय ज्यादा, ठीक है, एक ये सदस्य थे और एक थे बच्चा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा से बात की कि भैया आप भारत का पूरा संविधान लिख दो, तो उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसके लिए आप कितना रुपए लिखेंगे, तो लिएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए नहीं लिखेंगे और मेरा ये कर्तव्य है कि अगर हम भारत के संविधान के लिए उसको अपने हैंड राइटिंग से लिखे तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। सिर्फ इसके लिए मुझे थोड़ी सी शर्त है। वो शर्त क्या है कि शर्त यह है कि मैं प्रत्येक पेज के नीचे अपना नाम लिखूंगा और अंतिम पेज में अपना नाम के साथ साथ अपने बाबा का भी नाम लिखूंगा, क्योंकि इनके पंडित जो ये हैं, ये कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इनके बचपन में इनकी माता पिता का देहांत हो जाता और इनके बाबा ही इनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। और उनके बाबा उनको इस काबिल बनाते हैं कि जो भारत का संविधान लिख रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने बात की फ्री में कर रहे हैं। पहली बात तो इतना बड़ा कार्य फ्री में कर रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हाँ कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हाँ कर दिया और इसके बाद इन्होंने लिखा बहुत अच्छी तरीके से। देखो तो कितनी अच्छी से कैलीग्राफी से लिखा, बेहतरीन कैलीग्राफी। संविधान के रियल देखो उसमें एक ऐसे भाग बनाए गए, 4 भाग, और इसके बाद ऐसे ऐसे, और ये जो ये था ये इतना अच्छा सा लिखा गया और इतनी अच्छी से ये पूरी बातें बताई गई और यहाँ पे अपना अंतिम में अपना नाम लिखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 2 लोगों ने, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मिलकर तो क्या लिखा, भारत का संविधान लिखा। क्या लिखा बच्चा, भारत का संविधान लिखा। ये कैसे थोड़ा कर्वी टाइप का था, कर्वी का मतलब कर्सिव टाइप का था, ठीक है, कर्सिव टाइप का ऐसे भागता हुआ था, ठीक है। और इटैलिक लैंग्वेज में था, मतलब इटैलिक लैंग्वेज मतलब इटैलिक राइटिंग में था, इटैलिक लैंग्वेज नहीं थी, इटैलिक राइटिंग में था, ठीक, थोड़ा स्पीड फ्लो वाला, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे 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 करके थोड़ा फ्लो वाला समझ जाओ, कर्वी भाषा में, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में, यही था भारत का संविधान, ठीक है, संविधान था। और उम्मीद करता हूं ये भारत की जो संविधान सभा का गठन किया गया ये समझ में आया आपको, ठीक है। अगर प्लीज बच्चा अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, आप उसका नंबर को फॉलो करके व्हाट्सएप कर सकते, किसी भी समस्या का समाधान हमसे कर लें, ठीक है। आज के लिए इतने, पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत।